आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। फर्स्ट पॉइंट है विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास की उच्च दर को बनाए रखने के लिए अवसंरचना के निवेश में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है, जो व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के एक पूर्व आवश्यकता है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित अवसंरचना के निवेश के साथ दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP शुरू किया है। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक के साथ भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। फिर केंद्रीय बजट 22-23 का फर्स्ट पॉइंट है भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में पूरी दुनिया ने यह भली भांति स्वीकार कर लिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सितारा है, क्योंकि कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर व्यापक सुस्ती दर्ज किए जाने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1 जनवरी व 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। G20 की अध्यक्षता ने भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वसुधैव कुटुंब की थीम के साथ भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ भारत सतत आर्थिक विकास को संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक की उपलब्धियां। वर्ष 2014 से ही निरंतर जारी सरकारी प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2022 में UPI के जरिए 126 लाख करोड़ रुपए के कुल 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ लोगों को कोविड टीके की 220 करोड़ खुराक दी गई। 47.8 करोड़ PM जन धन खाते खोले गए। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। इसमें आएगा अमृत काल के लिए विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। अमृत काल से जुड़े आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है और ये देश के नागरिकों विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक अवसर सुलभ करा रही है। दूसरी बात यह है कि ये आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और आखिर में आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान कर रही है। अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 अवसर
रूपांतरणकारी साबित हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। और अब हमें यह सुनिश्चित करेंगे कि उन विशाल उत्पादक उद्यमों या सामूहिक संस्थाओं के गठन के जरिए ये समस्त सामूहिक आर्थिक विकास के अगले चरण में पहुंच जाएं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों सदस्य होंगे और उनका प्रबंधन प्रोफेशनल ढंग से होगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास सदियों से परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों जो विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने हाथों से काम करते हुए ने भारत को काफ़ी गौरवान्वित किया है। इनकी विशिष्ट कला और इनके द्वारा तैयार हस्तशिल्प से आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना उभर कर सामने आती है। पर्यटन। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम मिशन मोड में किया जाएगा, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी होगी। सरकारी कार्यक्रमों का आपस में सामंजस्य होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी होगी। हरित विकास। भारत में हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित कृषि, हरित गतिशीलता, हरित भवनों, हरित उपकरणों के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है और इसके साथ ही विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रभावकारी उपयोग के लिए नीतियां लागू की जा रही है। फिर इसमें बजट एक झलक है, इसमें आ जाएगा स्रोत 2021-22 वास्तविक अनुमान 22-23 बजट अनुमान 22-23 संशोधित, यह है 23-24 बजट अनुमान करोड़ रुपयों में। राजस्व प्राप्तियां हैं यह 21,69,905, यह 22,04,422, 23,48,413, फिर 26,32,281। कर राजस्व केंद्र को निवल, यह 18,04,793, 19,34,791, फिर इसमें 20,86,662, 23,30,631। कर भिन्न राजस्व यह 3,65,112, 2,69,651, 2,61,751, 3,01,650। पूंजी प्राप्तियां यह 16,23,896, 17,40,487, यह 18,38,819, 18,70,816। ऋणों की वसूली 24,737, 14,291, फिर 23,500, 23,000। अन्य प्राप्तियां हैं 14,638, 65,000, 60,000, 61,000। उधार एवं अन्य देयताएं यह 15,000, 15,000, 15,084, 15,084, 551, यह 1,66,000, वो है 16,61,196। फिर है 17,55,319, 17,86,816। कुल प्राप्तियां 1+4 यह जाएगी 37,93,801, 39,44,909, 41,87,232, 45,03,000,
097। फिर कुल व्यय में आएगा 37,93,801, 39,44,909। फिर 41,87,232, 45,003 हजार। फिर 097। फिर राजस्व खाते पर जिसमें से 32,0,926, 31,94,663। फिर 34,58,959। फिर 35,002,136 ब्याज भुगतान है। 80,000 वो है 8,05,499। फिर 9,40,651। फिर 9,40,651। फिर ये है 10,79,971। पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान, यह है 2,42,646। फिर 3,17,643। यह है 3,25,588, 3,69,988। फिर पूंजी खाते पर 59, यह है 5,92,874। इसमें है 75, यह है 7,50,246, 7,28,274, 10,0,961। फिर है प्रभावी पूंजी व्यय 12 + 13, ये 83,000। वो 8,35,520, 10,67,889। फिर 10,53,862। फिर 13,70,949। फिर राजस्व घाटा 10-1, यह है 10,31,021, 4.4%। फिर 99,000 वो 9,90,247, 3.8%। फिर है 11,10,546, 4.1%। फिर 86, यह है 8,69,855, 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा 15 से 12, यह है 78,000, वो 7,88,375, 3.3%। फिर है 67,000, यह है 6,72,598, 2.6%। फिर 7,84,000, यह है 7,84,958, 2.9%। फिर 4,99,867, 1.7%। फिर राजकोषीय घाटा 1 + 5, 5 + 6, यह है 15,84,521, 6.7%। यह है 16,61,196, 6.4%। फिर 17,55,319, 6.4%। फिर 17,86,816, 5.9%। प्राथमिक घाटा 17 से 11, यह है 77, यह है 7,79,022, 3.3%। फिर 7,20,545, 2.8%। फिर 81, वो 8,14,668, 3.0%। फिर है इसमें 70, वो 7,06,845, 2.3%। रुपया आता है, रुपया जाता है। रुपया आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7.0% है। आयकर है 15.0% है। निगम कर है 15.0%। वस्तु एवं सेवा कर एवं अन्य कर हैं 17.0%। फिर ऋण और अन्य देय 34.0%। फिर है रुपा जाता है, ये अन्य व्यय 8.0%। फिर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18.0%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9.0%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17.0%। रक्षा है 8.0%। सब्सिडी है 7.0%। ब्याज भुगतान है 20.0%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9.0% प्रतिशत। फिर इस